गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अब हम करने जा रहे हैं जॉन डन के इम्पॉर्टेंट 100 वन लाइनर्स। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी साइड बाय साइड बताते चलूँगी, तो ये आपके लिए 100 प्लस ही हो जाएंगे। जॉन डन वॉज born in the year 1572 and he died in the year 1631। कब जन्म हुआ था? 1572 एंड 1731। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ इसे रिपीट करते जाइए या ध्यान से इसे सुनते जाइए, ये आपको लर्न हो जाएंगे और एमसीक्यू फॉर्म्स में आने पे आपको याद आ जाएंगे। 1572 टू 1631 ही वॉज अ फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री जो टर्म है ये कॉइन किया था हमारे सैमुअल जॉनसन ने इन हिज वर्क, एक बुक में किया था, लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोएट। 1779 पे इन्होंने लिखा था, रिलेटेड टू काउली था, बट इसमें एक ग्रुप ऑफ पोएट्स को बोला था। जॉन डन थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे, साथ में एंड्रयू मार्वल थे, हेनरी वॉगन थे और अब्राहम कॉली थे। He lived during the Jacobean period. He belonged to the Catholic family and he later converted to Anglicanism. He became a priest in the Church of England. He was appointed the Dean of St. Paul's Cathedral. कौन से हमारे ऐसे पोएट थे जो कि डीन बने थे सेंट पॉल्स कैथेड्रल के? जॉन डन। ऐसे याद रखिएगा, बहुत इंटेलिजेंट थे। और इसमें ना एक और स्टोरी मैं जोड़ती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। इन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों से ही डिग्री ली, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिग्री लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेनी पड़ती थी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सुप्रीम है। बट सिंस ही वॉज अ प्रीस्ट तो उन्होंने वो डिग्री लेने से मना कर दिया, बिकॉज वो चर्च के मोनार्क थे। तो वो उस डिग्री को, वो ओथ ना ले पाने के कारण उनको डिग्री नहीं मिली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से। ठीक है। हिज लाइफ इज़ डिवाइडेड इंटू 2 फेजेस, सेक्युलर एंड रिलीजियस। फर्स्ट उनकी जो अर्ली पोइट्री है ना वो लव एंड सेंशुअलिटी से डील करती है। लेटर ऑन जो है वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से। फर्स्ट ही फेल इन लव विद एनी मोर। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ मैं, जो कि ना मतलब नीस थी एगर्टन की वाइफ की। अब इनके फादर, जब उन्हें पता चला कि एनी मोर से ये मतलब प्यार करते शादी कर लिया है, तो इसके फादर, इसकी पॉलिटिकल करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके फादर ने जब पता चला कि उनकी बेटी से शादी कर लिया है इन्होंने, तो इनके बारे में उन्होंने बहुत बदला लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा नीचा गिराया, उनके बारे में बहुत सारे र्यूमर स्प्रेड किए और फिर ये पूरी लाइफ अपनी वाइफ के साथ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास घूम घूम के चलते रहे। बाद में ये पोइट्री लिख कर इन्होंने किया, बट उनके फादर ने इनका लाइफ एक तरह से बर्बाद कर दिया करके। डिटेल में मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। अब मेरे चैनल पे आप जाके KVS EMRS की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने हर एक ऑथर को डिटेल में सिंगल पढ़ा के रखा है आपको। यहाँ पे जस्ट हम रिविजन कर रहे हैं एग्ज़ाम के पहले, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। अर्ली पोएट्री डील्स विथ, हाँ ये बोल दिया मैंने। डन्स पोएट्री इज़ इंटेलेक्चुअल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। हर एक पोएम में ना ये मेटाफिजिकल पोइट्स की एक स्पेशल क्वालिटी थी कि वो ना मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ करते थे। लॉजिक, आर्ग्यूमेंट्स, उनकी पोएट्री के माध्यम से साइंस फिक्शन बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने अपने पोएट्री में डाला है। ये लोग के पास इतना ज़्यादा नॉलेज होता था एंड ये सब कुछ मिलाकर अपने पोएम में डालते थे। एंड कितने अच्छे से, जैसे एक नीडल ऑफ थ्रेड वर्क जैसे होता है, उतने अच्छे से पिरो के हर चीज़ को ये एक में एक रूप, पोएम का रूप देते हैं। He used wit and logic in poetry. His poems often began abruptly. बहुत abruptly इनकी poems start होती हैं करके। He uses a conversational tone. It is dramatic and direct. Even जो फ्ली है उसमें भी dramatic tone है, जैसे लगेगा डायलॉग चल रहा है ऑथर और ऑथर की पोएट एंड पोएट की बिलवेड के लेके। He uses metaphysical conceits, जैसे मैंने बताया था आपको, मेटाफिजिकल पोएट थे तो मेटाफिजिकल कंसीट्स यूज़ करते थे। कंसीट्स आर फार फेचेड कंपेरिजन, मतलब दो अनलाइक थिंग्स है उसको एक जैसे मिलाएंगे। जैसे फ्ली है, फ्ली को उन्होंने मैरिज टेम्पल दिखाया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मक्खी को एक मंदिर से कंपेयर करेंगे? नहीं, इन्होंने किया है यहाँ पे। और वो बहुत सारे कंपैरिजंस यूज़ करते हैं करके। अल्केमी वाले पार्ट, जैसे कि वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, गुड मॉरो में भी बोलते हैं। फ्ली अभी आएगा आगे तो मैं तब आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इसके साथ साथ। The poetry unites thoughts and feelings. He mixes emotion with intellect. Emotion, intellect, wit, logic, ये सब उनके characteristics है उनके poetry के लिए। His imagery is unusual and striking. बहुत different है, इसलिए हर एक writer को, हर एक जो reader है उनको अच्छी लगती है। जैसे कि Flea है, Flea एक famous love poem है इनकी। ये यहाँ पे अपने beloved को बोलते हैं कि जो blood है वो Flea ने दोनों को काटा है and both their bloods have been mingled. ये उनकी यूनियन को दर्शाता है करके। एंड देन वाई शी हेजिटेट्स टू स्लीप विथ हिम, ये अपनी बिलवेड को मनाना चाह रहे हैं यहाँ पे।
तो वुमेन क्या करती है, वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड शी किल्स द, उसको बोलते हैं ना कि क्लॉइस्टर या मैरिज टेम्पल के साथ कंपेयर करते हैं हमारे पोएट, और बोलते हैं कि उसको मारने से क्या है ना, तुम 3 जान को मारोगी, मुझे फ्ली को और मतलब तुम अपने आप को। तो उसके बाद जो हमारी ये बिलवेड है पोएट की, वो क्या करती है, मार देती है उसे। तो बोलते देखो तुम्हें भी कमज़ोरी फील नहीं हो रही, मुझे भी नहीं, कोई हार्म नहीं हुआ। जस्ट एट दैट पॉइंट पोएट अपना टोन चेंज करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट को चेंज करते हैं और बोलते हैं हाँ, जैसे कि इसको मार के कुछ नहीं हुआ, तो हमारा यूनियन से भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दिस इज़ द मेटाफिजिकल कंसीट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। गुड मॉरो एक लव पोएम है, यहाँ पे स्पिरिचुअल लव को दिखाता है। ही सेज कि हम लोग अभी तक वीन थे, हम लोग अनजान थे, टिल द टाइम वी केम टू नो ईच अदर सोल, एंड वो बाहर के वर्ल्ड के बोलते हैं ठीक है, लेकिन जैसे सी रिवर, बट हम उन्होंने अपना एक वर्ल्ड बनाया, उन्होंने और उनकी बिलवेड ने एक अपना वर्ल्ड बनाया है करके मैक्रोकोइज्म एंड माइक्रोकोइज्म को कंपेयर करके यहाँ पे दिखाया है हमारे पोएट ने। ही सीक्स, उनके आइज़, उनके बोलते हैं ना जब एक हो जाता है इंसान तो उसके आँख में आप अपने आप को देख सकते हो करके, तो यही लाइन बोलते हैं अपने 3rd पैरा में वो, और बोलते हैं कि जो भी वॉट एवर वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, इंपॉर्टेंट लाइन है, वॉट एवर वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, ये बोलते हैं वो, जो भी मर जाता है वो मतलब इक्वली उसे मिक्स नहीं किया गया। साइंस को यहाँ पे अपने लव के साथ दिखाते हैं, अगर यूनियन नहीं हुआ उनके लव का तो वो उनका प्यार मर जाएगा, बट इफ़ इट इज़ यूनिफाइड एंड यूनियन हो चुका है तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रह जाएगा। वैलिडिक्शन एक फॉरबिडिंग मॉर्निंग ऑफ अ फेमस पोएम है। वैलिडिक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है हमारे ऑथर की। यहाँ पे उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट रहती है 1611 में, वो जा रहे होते हैं फ्रांस अपनी बीवी को छोड़कर, तो उसकी बीवी ना बहुत दुखी और डिस्ट्रेस हो जाती है, तो उसको सूद करने के लिए डन बहुत अच्छी एक पोइट्री लिखती है। बोलते हैं कि तुम और मैं एक कंपास की तरह है, जैसे एक कंपास का एक हैंड आप देखते हैं फिक्स रहता है और दूसरा सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम जो पेंसिल लगा के उसमें सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो बोलते जो फिक्स हैंड है वो तुम हो मेरी बिलवेड, और मैं बाहर इस तरह से, मतलब मैं ना अनफिक्स फुट हूँ, मतलब मूविंग फुट हूँ, बट वो जो हमारा जो सर्कल है वो यूनियन है हमारा, एंड मैं जितना भी मतलब जाऊँ मैं तुम्हारे पेरीफेरी में ही रहूँगा, और तुम जब तक मेरी रहोगी और प्योर रहोगी, मेरी ही रहोगी, मतलब चीट ना करे या कुछ भी डिसलॉयल ना हो, तब तक मैं हमेशा तुम्हारे पास ही लौट कर आऊँगा करके। तो ये स्पिरिचुअल यूनिटी को दिखाते हैं। सनराइजिंग और काम एंड डिग्निफाइड लव को दिखाते हैं। सनराइजिंग जो है, सनराइजिंग इनकी एक अनदर वर्क है जहाँ पे वो ना मतलब अपनी बिलवेड के साथ लव मेकिंग कर रहे होते हैं, और वो बोलते सन आके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो बोलते जाके तुम स्कूल बॉयज़ को, बाकी चीज़ों को, उसको ओल्ड फूल बोलते हैं, बोलते बाकी लोगों को जाकर उठाओ, जैसे कि वो बोलते हैं कि इनके हंटमैन को जाके बोलो कि हंट करने जाए, एंड्स को उठाओ, जो स्कूल बॉयज़ लेट हो रहे हैं उनको जाके बोलो। वो बोलते हैं कि, और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाया है कि वो बोलते हैं कि मैं, कितना अच्छा लॉजिक उन्होंने यूज़ किया कि मैं चाहूँ तो तुम्हें इक्लिप्स कर सकता हूँ। कैसे इक्लिप्स करेगा वो सन को, पोएट होके, एक ह्यूमन होके? वो तो मैं अपने आँख को ब्लिंक कर लूँगा, मैं अपने आँखों को पल के झपक लूँगा और तुम 1 मिनट में मेरे सामने ओझल हो जाओगे, बट मैं अपनी बिलवेड की लुक को मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि ये जो बेड है ना, ये सेंटर है, ये वॉल्स है, और ये स्पेयर है ना, गोल, ये स्पेयर है ये वॉल्स। और सन को उस समय माना जाता था कि सन मतलब अर्थ है सेंटर में है और सन उसके आसपास रिवॉल्व करती है, अनलाइक व्हाट इट इज़ बिलीव टुडे कि सन के आसपास हम रिवॉल्व करते नहीं। उस समय उल्टा था ये चीज़ उस समय तक। तो उस समय ये मानते हैं कि जो रूम है, उनके रूम के चारों आसपास सन घूम रहा है और वो सेंटर के पार्ट में है। और फिर उन्होंने बहुत सारे होली पोएम्स, होली सोनेट्स लिखे हैं। होली सोनेट्स में से कुछ होली सोनेट्स उनके हैं डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ को यहाँ पे उन्होंने पर्सोनीफाई किया है। डेथ को वो बोलते हैं कि डेथ के पास क्या पावर है, कुछ ज़्यादा पावर नहीं है, जैसे कि एक नशे में, पोपी में, ओपियम में नशा होता है, जैसे इंसान सो जाता है, डेथ भी एक छोटा सा सिमिलर सा स्लीप ही तो है, और उसमें ज़्यादा कुछ पेनफुल नहीं। और डेथ को बोला है कि वो ना कंट्रोल्ड है, फेथ और लक है, वो खुद के हिसाब से नहीं चलता है, फेट, लक, वॉर, पॉइजन, वो सब पे डिपेंडेंट है वो। तो डेथ के पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं है। ही चैलेंजेस डेथ्स पावर। और फिर क्रिश्चियन बिलीफ को, इमॉर्टलिटी को, जो उनके स्पिरिचुअल पोएम्स थे, ये चीज़ यहाँ पे दर्शाते हैं वो। और नेक्स्ट वर्क जो उनकी है, बेटर माई हार्ट, ये होली सोनेट्स की ही पार्ट है। पार्ट नंबर 14 में बैटर ऑफ हार्ट इज़ अनदर होली सोनेट्स। ये इंटेंस डिज़ायर दिखाती है डिवाइन ग्रेस के लेके।
एक वायलेंट और इंटेंस डिज़ायर और डिवाइन ग्रेस है, ही यूजेस वायलेंट इमेजरी। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, गॉड है वो 3 पर्सन्स को दिखाते हैं, फादर सन होली घोस्ट। ये बोलते हैं कि गॉड को उनको तोड़ना ही पड़ेगा ताकि कुछ नया बना सके। जैसे कि वो गॉड को बोलते हैं ब्लैकस्मिथ है या क्राफ्ट्समैन है। फिर दूसरी एग्जाम्पल वो कैप्चर्ड सिटी का दिखाते हैं, जहाँ पे गॉड उनको रूइंस में क्रिएट करने के बाद ताकि एक नया सिटी बिल्ड कर पाएँ। फिर वो कंपेयर करते हैं कि गॉड वो प्यार करते हैं गॉड को, बट उनका सोल ना डेविल से टाइड है और वो कभी भी चेस नहीं हो पाएंगे अनटिल गॉड उसे रैविश करे, पोएट को हमारे। तो ही स्ट्रगल्स बिटवीन सिन एंड फेथ, वो बताता है कि वो गॉड से प्यार करते हैं लेकिन डेविल उन्हें अपने पास टान रहा है। ही रिफ्लेक्ट्स इनर टेंशन, हिज रिलीजियस पोएम्स आर डीपली पर्सनल, ही यूजेस पैराडॉक्स फ्रीक्वेंटली। पैराडॉक्स क्रिएट्स डीपर मीनिंग, जैसे कि यहाँ पे आप दिखा रहे हैं सिन और वो आपका फेथ दिखा रहे हैं। बोल रहे कि मैं प्यार करता हूँ लेकिन मतलब मैं डेविल के साथ टाइड हूँ करके, और मैं चेस नहीं हो पाऊँगा जब तक गॉड मुझे नहीं करे रैविश। हिज पोइट्री डिमांड्स इंटेलेक्चुअल एफर्ट, उसे पढ़ने के लिए आपको अपना ब्रेन एंड इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि हाँ कोई वो कर, बट इट इज़ वेरी लॉजिकल पोएम्स। ही रिजेक्ट्स कन्वेंशनल पोएटिक स्टाइल, हाँ क्योंकि देखिए आप कंपैरिजन कैसे करें, साइंस वाइंस जो भी उन्हें पता है सब मिक्स करके पोएम बना रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट सच सॉर्ट ऑफ पोएट्री। हिज रिदम इज इरेग्युलर, डन इन्फ्लुएंस्ड लेटर मेटाफिजिकल पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज कॉइन्ड द टर्म। यहाँ पे ये सैमुअल टेलर ने नहीं, सैमुअल जॉनसन ने किया है, माई मिस्टेक इन टाइपिंग। यहाँ पे आप इसे कर लीजिएगा, ठीक। कहाँ गया ब्रश? ये सैमुअल हमारे जॉनसन ने किया है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोएट्स 1779 में किया था इन्होंने। तो सैमुअल जॉनसन ने अपने बुक में लिखा था 1779 में, लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोएट्स, इंग्लिश पोएट्स। T.S. Eliot retrieved interest in Donne. Eliot praised Donne's unified sensibility. Unified sensibility means reunion of thought and feelings. देखिए तो T.S. Eliot ने यहाँ पे इन्हें प्रेस किया है यूनियन ऑफ थॉट एंड फीलिंग के लिए, यूनियन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, TF याद रखिएगा, TF थॉट्स एंड फीलिंग्स। डन पोएम्स रिफ्लेक्ट रेनेसा लर्निंग, उस समय के टाइम के जो पोएट्स थे ना जो इतना ज़्यादा सीखते थे साइंटिफिक लर्निंग, और ये रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे इनकी पोइट्री में। यूजेस साइंस एंड जोग्राफिकल इमेजेस, जैसे कि गुड मॉरो में उन्होंने माउंटेन्स के लिए के जिक्र किया है हमारे पोएट ने, और बोला है कि हर चीज़ मतलब वेस्ट एंड ईस्ट, बहुत सारे और जोग्राफिकल इमेजरीज़ की यूज़ किया है साइंस में, साइंस के साथ ही। हिज पोएम्स इनटू, जैसे कि अर्थ है मतलब लाइक उसके राउंड में सन घूम, तो सारे साइंस और जोग्राफिकल इमेजेस को यूज़ किया है अपने पोएम में। ही इंक्लूड्स रेफरेंसेस टू एस्ट्रोनॉमी, ही यूजेस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़, हिज वर्क इज़ रिच इन सिम्बोलिज्म, ही रोट एलिजीज एंड सटायर, ही क्रिटिसाइजेस सोसाइटी। मॉरल कन्वेंशंस को लेके सेंशुअस है इनकी पोइट्री, बोल्ड और अनकन्वेंशनल है, जैसे कि अपने बिलवेड को बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा करके, अगर इफ़ यू मतलब लाइक सबमिट योर ऑनर टू मी करके, इट इज़ नॉट हार्मफुल, इट इज़ ओके। ही यूजेस ड्रामेटिक ओपनिंग्स, जैसे कि कैनोनाइजेशन है उसमें अचानक से बोलते हैं ये, फर्स्ट उनकी स्टार्टिंग लाइन होती है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एब्रप्ट ओपनिंग्स है इनकी पोएम की, और ये ऐसे यहाँ पे ड्रामेटिक ओपनिंग्स होती है, जैसे कि किस पोएम में था, कैनोनाइजेशन में, याद रखिएगा कैनोनाइजेशन में, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग लेट मी लव, भगवान के लिए अपने मुंह को बंद करो और मुझे प्यार करने दो। ये क्या करते हैं यहाँ पे बोलते हैं, बाकी जो उनके फ्रेंड्स या जो और लोग हैं उन्हें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, क्रिटिक्स को, उनको बोलते जाओ बाकी चीज़ पे फोकस करो, तुम कोर्स करो, अपना प्लेन मतलब अपना प्लेस लो, तुम मतलब लाइक मेक मनी, बोलते चाइल्ड माई पैल्सी और माई गाउट, टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस, पढ़ाई करो, जॉब लो, फ्लैटर करो किंग को, बट डोंट डिस्टर्ब मी।
यहाँ पे वो कैंडल्स को बोलते हैं कि कंज्यूम कर, मतलब बहुत सारे इमेजेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिनिक्स बोलते हैं अपने प्यार को, जैसे कि एक फिनिक्स है वो खुद के ऐश से खुद ही राइज करती है दोबारा। तो ये सब बहुत सारी इमेजरीज उन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे। और अपने बिलवड को ईगल और डव के साथ कंपेयर किया, जैसे एक स्ट्रेंथ है, दूसरा एक सॉफ्टर पार्ट है। तो ये दो अपोजिट्स को मेटाफिजिकल कंसीट्स के थ्रू में उन्होंने मतलब इसको एक साथ किया है। और बोलते हैं मैं क्या हार्म कर रहा हूँ, मैंने कुछ किसी का बिगाड़ा जो मुझे आके डिस्टर्ब किया जा रहा? नहीं, मैंने कोई शिप को नहीं किया, मैंने कोई ठंडी हवा नहीं भाई है स्प्रिंग में, मैंने किसी को फीवर नहीं ऐड किया है प्लेग में। तो वही बोल रहे कि वाई एवरीबडी इज़ डिस्टर्बिंग मी। He blends logic with passion. His works reflect complex personality. Donne's poetry was not popular in his time. It became famous later. He broke away the Elizabethan tradition. He introduced new poetic style, जैसा कि आप जानते हैं स्टाइल एनालिटिकल है, डिफ़िकल्ट पोएट है हमारे। थीम्स इंक्लूड करते हैं लव, डेथ एंड रिलीजन। ही एक्सप्लोर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव, दोनों ही मिलते हैं उनके वर्क्स में। He was the greatest metaphysical poet. His originality is widely admired and he remains central to the physical tradition. तो ये कुछ हमारी वर्क्स थी जो इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी है। और एक वर्क के बारे में बोलती हूँ, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ऐसा एक टाइटल था उनके वर्क में जहाँ पे वो लिखते हैं कि कोई भी ना, मतलब जो संसार की औरतें हैं वो कभी भी लॉयल नहीं रह सकती हैं। अगर वो बोलते अगर है कोई लॉयल तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मतलब फेयर भी हो और अच्छी भी, मतलब देखने में भी सुंदर हो और ऑनेस्ट भी हो। तो वो बोलती है अगर लॉयल रहे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो ये भी कॉन्ट्रास्ट करके बोलते जब तक मैं उनके पास पहुँचूँगा तब तक वो डिसलॉयल हो चुकी होंगी। तो दिस आर द फ्यू वर्क्स दैट इज़ रिलेटेड टू आवर जॉन डन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द फॉर्म ऑफ 100 लाइनर्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कुछ देर बाद और आपके लिए वीडियोस पोस्ट करते जाऊंगी करके 1 लाइनर्स फॉर्म में, आप रिवाइज़ कर पाएँ। थैंक यू।